नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपीएससी 2024 की श्रृंखला के अंतर्गत विजन आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा यूपीएससी 2024 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं तो सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम इस वीडियो को पार्ट वाइज में ही हम कवर करवाएंगे, जिसमें से कि जैसे कि एक पार्ट होगा जो कि 10 से 12 मिनट का रहेगा, मैक्सिमम 15 मिनट का पार्ट जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। साथ ही आप सब लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि समय समय पर आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। अगर आप विजन आईएएस कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है हम देखते हैं। ओके, हमारा जो क्वेश्चन है पहला है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संविधान के कार्य हैं। कथन एक है हमारा, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, समन्वय बना रहे यह प्रदान करता है। नेक्स्ट सेकेंड हमारा दूसरा कथन है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड्स यह भी सही है, हमारे मूल दर्शन के संविधान के कार्य हैं। तीसरा कथन है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स यह भी सही है। इस हिसाब से हमें सही उत्तर बताना था, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाग 4 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 16 में, ऑप्शन डी भाग 17 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 16 में। यानी कि भाग 4 के बाहर नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कुछ नीति निर्देशक तत्व विद्यमान हैं। ओके फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक है इस वाले का क्वेश्चन का। और यह जो इसका जो अगर हम देखें कि किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 335 में है, वर्णित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। ओके फ्रेंड्स देखते हैं। ये कथन एक है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, हमारा सेकंड वाला भी सही है। थर्ड है हमारा, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सही है। और हमारा चौथा कथन है, सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो अगर ये हमारा देखें तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि सभी जो मूल अधिकार है वह स्वनिष्पादन योग्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम देखें इनमें से अधिकांश जो मूल अधिकार दिए गए हैं प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय यानी कि स्वनिष्पादन योग्य है, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने हेतु केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल द्वारा। यह दिया गया है आर्टिकल 35 में।
ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हम 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और हमें इसमें क्या बताना है कि हमें इसमें सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, इसको याद रखिएगा कि हमें बताना क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो कथन एक है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है हमारा कि इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा सही है, यानी कि इसके जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हम 5 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है इसमें कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि ये वर्ष में एक बार नहीं, ये वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। ओके, और इसको जारी कौन करता है? यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और ये वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। ओके, और अगर ये बात करें कि यह जो रिपोर्ट है ये उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच भी करती है। यानी कि हमारा जो इसमें जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। तो चलिए हम 6 वाले क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वाले ही देख रहे हैं तो हम हिंदी वाले ही देखते हैं। ओके, यानी कि बताना निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उपबंध है, और यहाँ पर बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो देखते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। और छठी अनुसूची के सामने दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, यह जो है छठी में नहीं है, यह किस में है? ये 5वीं अनुसूची में है, 5th अनुसूची में है। तो 6वीं अनुसूची में क्या है? तो 6वीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए, इसलिए हमारा ये तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है संसद के सदस्यों की निर्धारिता से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये तो सही है तीसरा वाला। इस हिसाब से जो हमारा सही सम्मिलित होगा वह होगा 1 और 3। 1 और 3 हमारा कहाँ पर है? तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। चलिए 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओडीएस हैं? दिए हुए और सही विकल्प का चयन करना है। मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल है ओजोन क्षयकारी पदार्थ। हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन यह भी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। और फोर्थ है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो फ्रेंड्स मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। यानी कि हमारे जो सही हो जाएंगे वह हो जाएगा चारों के चारों सही है। तो हमारा जो चारों के चारों सही वाला ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि
स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये बताना है कि कौन सी एक की गई है। तो चलिए देखते हैं कौन सी की गई है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे जाए। ओके, किसी मूल, ऑप्शन ए में है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी है, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। ऑप्शन सी है, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाले किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशों को मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है वह किया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा का करने का कर्तव्य होना चाहिए। ओके, और कुछ ऐसी भी सिफारिशें थी जिनको स्वर्ण सिंह समिति की, जिनको संविधान में शामिल नहीं किया गया है। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, तो 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का कार्य नहीं है? ओके, यहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो कौन से कार्य सीबीआई के संबंध में कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना। तो ये तो है, बिल्कुल करता है ये। सेकेंड है, बम विस्फोटकों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया हुआ है तो यह इसका काम नहीं है। किसका? सीबीआई का काम ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम बताते हैं क्यों नहीं है। अगर हम बात करें तो ये किसका काम होगा? तो यह काम होगा एनआईए, यानी किसका? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम होगा। यह किसका काम है? यह एनआईए का काम है, न कि सीबीआई का काम है। हम फिर भी आगे के देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट नंबर सी है, तो हम देखते हैं, पेशेवर अपराधियों को के संगठित गिरोहों के द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही है, यह भी सीबीआई का काम है। और ऑप्शन नंबर डी है कि अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। तो यह भी है सीबीआई का कार्य, यानी कि जो सीबीआई का कार्य नहीं था वह था ऑप्शन नंबर बी, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही पे हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं और इसमें से बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, कथन ए है, यह है प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, यानी कि दो तरफा कनेक्टर से मतलब ये है कि आप चाहे उसको पिन को किसी भी साइड से लगा सकते हैं, टाइप सी वाले चार्जर को, कनेक्टर को। ओके, आपको उसमें ये नहीं ध्यान देना होता कि कौन सा अपर साइड में रहेगा और कौन सा लोअर साइड में रहेगा, जैसा कि हम नॉर्मल चार्जरों में देखते हैं, नॉर्मल टाइप के चार्जरों में। नेक्स्ट है कि यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यह भी बिल्कुल सही है कि यह उसके साथ में कंपैटिबल नहीं है। ओके, यानी कि हमारा जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, हम 11 देखते हैं कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू किया? तो देखते हैं किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश शुरू किया। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का भारत परिषद अधिनियम, और ऑप्शन डी 1909 का भारत सरकार अधिनियम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
1857 के महान विद्रोह यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। वर्ष 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना मानी जाती है। ओके, और इसी के आधार पर अध्यादेश को पहली बार लाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? तो बताना है हमें। ऑप्शन ए में है चंपक दोयराजन मामले 1951 में, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामले 1967 में, ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामले 1973 में और ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए चंपक दोयराजन मामले 1951 में। ओके, तो अगर हम अन्य मामलों की बात करें, जैसे गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था, और उन्होंने निर्णय क्या दिया था कि संसद किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। और दूसरे शब्दों में नहीं कहा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और फिर जब केशवानंद भारती मामला यानी केस हुआ 1973 में, तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के उपरोक्त दूसरे प्रावधान के आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इससे इसे छीना नहीं जा सकता है। और मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का आधार का निर्माण करते हैं। वे एक रथ के 2 पहिए के समान हैं तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर पूर्ण प्रधानता देने से संविधान की मूल भावना बाधित हो सकती है। ओके, ये दोनों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे की एक अनिवार्य विशेषता है। यह कहा गया था मिनर्वा मिल्स के मामले में। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, और आगे जो क्वेश्चंस हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाकी वही है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।